हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का हेल गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 5 और इसमें हमें इस नई दुनिया के बारे में और भी मालूम पड़ने वाला है। इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, चलो एक बार पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। जैसे पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, क्योंकि जियान इस नई दुनिया में पहली बार आया होता है। जिनलोंग जियान को इस दुनिया के बेसिक्स के बारे में बताते हैं। उनके हिसाब से जिस दुनिया से जियान आया है वो एक लोअर रियल्म है, वहीं पे ये दुनिया जिसे जिनलोंग दो दी कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं वो एक अपर प्लेन है। दो की कॉन्टिनेंट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे 2000 लेवल के एक्सपर्ट्स हर जगह पे मिल जाएंगे, और जो थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं उन्हें दो शहर में पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती। वहीं पे 2D लेवल के पावर हाउसेस भी अपने अपने सेक्ट्स को संभाल रहे होते हैं। जिनलोंग जियान को यहाँ की 2 कम्बैट टेक्निक्स के बारे में बताते हैं और हमें यहाँ के कल्टीवेशन सिस्टम के बारे में मालूम पड़ता है। खैर, अगर मैं उसे एक्सप्लेन करते चले जाऊंगा तो फिर रिकैप और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा, सो आप उसे देख सकते हो पिछले एपिसोड में। बेसिकली तुम ये समझ लो कि 2D के आगे 2 जियान होता है और उसके आगे भी कई रियल्म्स होते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन भी पिछले एपिसोड में अवेलेबल है। फिर ये सब बताने के बाद जियान इस नई दुनिया में होली फ्लेम्स की तलाश में निकल जाता है। जैसा कि जिनलोंग ने उसे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की तरफ जाने के लिए बोला था, जियान नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की जगह पे अपियर हुआ था। भले ही उसने पहले नोटिस ना किया हो, लेकिन अब वो पाता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा ओरिजिन ची मौजूद है। ओरिजिन ची वही होती है जिसके बिना एक्सपर्ट्स 2D क्लास में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। तभी जिनलोंग जियान से बोलते हैं कि जियान, मैं यहाँ पे एक फैमिलियर ऑरे को सेंस कर पा रहा हूँ, तो मैं ईस्ट की तरफ जाना होगा। जब जियान ईस्ट की तरफ जाता है तो उसे वहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप दिखाई देता है। ये सभी एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। वो लड़की काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि जिनलोंग ने इस लड़की को बचाने के लिए बोला है तो जियान भी हेजिटेट नहीं करता। इन अटैकर्स में हाईएस्ट स्ट्रेंथ 6 स्टार 2 शैंक की थी। भले ही और जगहों पे स्ट्रेंथ काफी सिग्निफिकेंट हो, लेकिन जैसे ही जियान एक्शन लेता है इन सब की बैंड बज जाती है। हमें मालूम पड़ता है कि इस लड़की का नाम है म्यू चिंग युआन और ये म्यू फैमिली की सर्वेंट है। कुछ समय पहले कुछ रहस्यमयी लोगों ने पूरी म्यू फैमिली में कत्लेआम कर दिया और अंत में म्यू चिंग युआन को भागना पड़ा। खैर, इस लड़की को बचा के जियान इस जगह से जाने वाला था, तभी म्यू चिंग युआन उसे फॉलो करने के लिए पूछती है। हालांकि जियान के लिए हेडेक की बात थी, लेकिन वो जिनलोंग की बात मान लेता है। फिर जियान की टोली निकल जाती है चिंगशेन सिटी के लिए, क्योंकि चिंग युआन यहाँ पे पली बड़ी है, उसे इस जगह के बारे में अच्छे से पता होता है। इस वजह से जाते जाते जियान को वो जगह की अच्छे से इन्फॉर्मेशन देती है। इस जगह के पावर सिस्टम के बारे में जान के जियान भी थोड़ा सा शॉक हो गया था, लेकिन अच्छी बात है कि इन्फॉर्मेशन उसे पहले ही मिल गई, वरना जियान किसको ऑफेंड करने वाला है उसे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होता। अब आगे हमें स्टोरी कहाँ पे ले जाएगी चलो जानते हैं इस एपिसोड में। जब चिंग युआन यहाँ की चीजों के बारे में इतने डिटेल में एक्सप्लेन करती है, इससे जियान भी सरप्राइज हो जाता है। उसके छोटे से हाथ को पकड़ के सिटी के गेट की तरफ जाने लगा था। जियान कहता है चलो अब सिटी की तरफ चला जाए, लेकिन शायद वो नोटिस नहीं कर पाया कि इस समय चिंग युआन की गाल लाल हो चुके थे। चिंगशन सिटी के मेन गेट पे कई गार्ड्स खड़े होते हैं। जब उनका ध्यान जियान पे जाता है, इनमें से एक बंदा बोलता है तुम दोनों यहीं पे रुको, पहले अपनी बैम्बू हेड को उतारो। जब वो दोनों लोग अपने अपने हेड को उतारते हैं तो गार्ड बोलता है ठीक है, ये वो नहीं है, इन्हें जाने दो। इस सिटी के चेक पॉइंट्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो किसी को ढूंढ रहे हो। ऐसे सीन को देख के एक बंदा बोलता है जब से म्यू फैमिली डिस्ट्रॉय हुई है इस सिटी में बैन लगा दिया गया है, मुझे लगता है ये सभी किलर की तलाश में है। इसके जवाब में उसका साथी बोलता है आखिर इसके बारे में कौन जानता है, क्योंकि किलर की म्यू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत हो गई तो वो किसी न किसी चीज पर रिलाई कर रहा होगा। तुम भी सिटी में थोड़ा ध्यान से रहना, मैंने सुना है कि वो मर्डर अभी भी सिटी के अंदर ही है। जब ये सभी ऐसी बातें कर रहे होते हैं, चिंग युआन और जियान ने सिटी में एंटर ही किया था। चारों तरफ की डिस्कशन को सुन के जियान भी क्यूरियस हो जाता है। वो कहता है चिंग युआन, क्या तुम जानती हो कि म्यू फैमिली को क्यों डिस्ट्रॉय किया गया? ये सुन के चिंग युआन के चेहरे पे फिर से सैडनेस वापस लौट आई थी। वो कहती मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन लगता है म्यू फैमिली लीडर के पास कोई स्पेशल आइटम होगा। हालांकि म्यू फैमिली के मेंबर्स म्यू चिंग युआन को कुछ खास अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, तब भी चिंग युआन यहीं पे पली बड़ी थी। म्यू फैमिली के डिस्ट्रॉय हो जाने से उसे भी काफी दुख हुआ है। जियान चिंग युआन को कंफर्ट करती हुए बोलता है भले इंसान एकदम निर्दोष हो, लेकिन कीमती चीजें उसे दोषी बना देती हैं। ये कहने के बाद जियान चिंग युआन के हाथ को पकड़ के मेडिसिन स्टोर की तरफ चले जाता है। वैसे जियान को कुछ चीजों को खरीदना था, लेकिन जब वो अपनी स्टोरिंग को चेक करता है तो उसे मालूम पड़ता है कोई एकदम बेकारी की तरह है। अंत में जाके वो चिंग युआन से बोलता है चिंग युआन चलो हम पहले ऑक्शन हाउस चलते हैं, जिससे कुछ मेडिसिन हर्ब्स को वहाँ पे बेचा जा सके, फिर मुझे कुछ मेडिसिन मटेरियल्स को भी लेना है। जियान की बात को सुन के चिंग युआन के दिल में भी थोड़ी सी ईर्ष्या आ जाती है। खैर, तभी वो जियान को लेके ऑक्शन हाउस की तरफ जाने लगती है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक दरवाजे को जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा होता है और इस बोर्ड पे लिखा था जुबा युआन। वैली मेडिसिन हाउस का नाम होगा, लेकिन इसे चाइनीज से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया गया है। ये कहा जा सकता है कि जुबा युआन चिंगशन सिटी का सबसे बड़ा ऑक्शन हाउस होता है। जियान नहीं चाहता था कि चिंग युआन को कोई पहचान पाए, इस वजह से वो एक क्लोक को निकाल के चिंग युआन को दे देता है और फाइनली इसे ओढ़ के दोनों लोग चले गए थे ऑक्शन हाउस के अंदर। जैसे वो दरवाजे के अंदर अपने कदमों को रखता है, उसके नाक में एक फैमिली सा सेंट जाता है। उसे सामने एक चालाक सा बंदा दिखाई दिया था। वो जियान को आते हुए देख स्माइल करके बोलता है आप दोनों को किस चीज की जरूरत है,
क्योंकि जू बायुआन एक फेमस ऑक्शन हाउस होता है, तो यहाँ पे लोगों की आवाजाही लगी रहती है। इस वजह से जियान की टोली को देख के सामने खड़े मिडिल एज मैन को कोई शक नहीं होता। जियान अपनी आवाज को दबा के बोलता है, मैं यहाँ पे अपनी जड़ी बूटियों को ऑक्शन करना चाहता हूँ। बाय द वे, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या इस ऑक्शन हाउस में कुछ रेयर मेडिसिन मटेरियल्स मिलेंगे? क्योंकि मिडिल एज मैन यही काम करता आ रहा है। जियान के हेजिटेंट एक्सप्रेशन को देख के वो तुरंत ही मामले को समझ जाता है। वो जियान से पूछता है, आप किस ग्रेड की मेडिसिन हर्ब्स को ऑक्शन करना चाहते हो? जहाँ तक बात रही मेडिसिन मटेरियल्स की, तो सर आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, हमारी जू बायुआन में हर एक चीज मौजूद है। जब वो फिर से जियान से ऑक्शन करने वाले आइटम्स के बारे में पूछता है, तो जियान बोलता है 9th ऑर्डर गोल्डन पिल। जियान के ये शब्द ऐसा लगता है उस इंसान के दिमाग में बॉम्ब जैसे थे। ऐसा लगता है जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। ऐसे सीन को देख के जियान पूछता है, क्या हुआ? क्या मेरी ऑक्शन आइटम्स लो रैंक के हैं? जियान की बात को सुन के वो जैसे तैसे करके रिकवर हुआ था। वो कहता है, सर नहीं, हमारी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, आप प्लीज अंदर आइए, मैं अपने मैनेजर को बुलाता हूँ। एक 9th ऑर्डर की गोल्डन पिल। आखिरकार हमें समझना चाहिए कि भले ही दूसरी कॉन्टिनेंट में स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वालिटी दूसरी कॉन्टिनेंट से काफी अच्छी हो, तब भी हर एक एल्केमिस्ट को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है और इसके कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते। इस वजह से अगर हाई लेवल के एल्केमिस्ट की बात करी जाए तो उनकी रेयरिटी यहाँ पे दूसरी कॉन्टिनेंट की तरह ही होती है। और जहाँ तक बात रही इस इंसान के शौक होने की, वेल उसका रीजन ये था क्योंकि यहाँ पे लोग यूजुअली 6 रैंक की पिल्स को ऑक्शन करने के लिए आते थे। जब जियान और चिंग युआन कुछ समय तक यहाँ पे वेट कर रहे थे, तभी सामने से एक और मिडिल एज मैन बाहर आता है। वो कहता है, हेलो सर, मेरा नाम शिया चिंग है, मैं इस जू बायुआन का मैनेजर और एक फर्स्ट रैंक एम्पर एल्केमिस्ट हूँ। क्या आप सच में इस 9th ऑर्डर की गोल्डन पिल को ऑक्शन करना चाहते हो? क्योंकि जोंगी इस ऑक्शन हाउस का मैनेजर होता है। जियान भी हाथ कप करके बोलता है, ये 9th ग्रेड की पिल और कुछ हीलिंग मेडिसिन हैं, मैं इन्हें ऑक्शन करना चाहूंगा। साथ में ये रही मेडिसिन मटेरियल्स की लिस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैनेजर जोंगी कि आप मेरी इन्हें खोजने में हेल्प करोगे। जब जोंगी जियान के हाथों से इन 10-12 9th ग्रेड की गोल्डन पिल्स को लेता है, तो वो खुद को भी शौक होने से रोक नहीं पाता। जिस तरीके से जियान ने इन चीजों को हवा में उड़ा के पास किया था, जोंगी का दिल का शौक और भी बढ़ जाता है। वो कहता है, चीजों को हवा में उड़ाना ये दूधी की पावर है। खैर चलो, में से चिंग ही बोलते हैं, शायद ट्रांसलेशन करने वाले ने नशे कर लिए थे। वो बीच में से जोंग ही बोल रहा था। चिंग ही अपने हाथ को कप करके बोलता है, सर आप प्लीज कुछ समय तक इंतजार करो। ये कहने के बाद हम उसे पीछे जाने के लिए मुड़ते हुए देखते हैं। तभी पीछे से जियान की आवाज उसके कानों में जाती है। जियान कहता है, मैनेजर चिंग प्लीज 1 मिनट के लिए वेट करो। अगर मैं सच बोलूं तो यहाँ पे मैं जल्दबाजी में आया हूँ, इस वजह से मनी को लाना भूल गया हूँ। मैं अपनी मेडिसिन पिल्स को जल्द से जल्द ऑक्शन करना चाहता हूँ, जिससे इनके बदले में मैं उन मेडिसिन मटेरियल्स को एक्सचेंज कर सकूं। ये सुन के चिंग ही बोलता है, मिस्टर क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हो? ओरिजिनली मैं इन चीजों के बारे में थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करना चाहता था, क्योंकि इससे इन चीजों की प्राइस सिग्निफिकेंटली राइज हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आपने इस तरीके से बोला है, तो मैं ऑप्शंस को जल्द से जल्द अरेंज करता हूँ और साथ ही मैं उन मेडिसिन मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए किसी को वेयर हाउस भेजता हूँ। जब चिंग ही इस रूम से चले जाते हैं, तो कुछ समय के बाद एक सुंदर सी लड़की अपने हाथ में टी कप को लेकर इस कमरे में एंटर करती है। जियान भी जानता था कि उससे जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, ये चीजें समय लेती हैं। इस वजह से वो भी एक जगह पर बैठ के आराम से इस मेडिसिन टी को एंजॉय करने लगता है। जब वो देखती है कि सामने बैठे जियान की नजरें बिल्कुल गलत नहीं है, तो उसका दिल भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आने से पहले उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था कि उसे जियान को अच्छे से सर्व करना है, चाहे भले ही उसकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्यों ना हो। अच्छी बात है कि इंसान उस तरीके का नहीं है। जियान इस ऑक्शन हाउस के कमरे को ध्यान से देखता है। यहाँ का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सिंपल था, लेकिन न जाने कहाँ से उसे एक इनविजिबल प्रेशर फील हो रहा होता है। तभी स्टोरिंग से जिल्लों की आवाज उसके दिमाग में ट्रांसमिट होती है। जिल्लों कहते हैं ये एक फॉर्मेशन होगी। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे अभी ऐसी प्रोटेक्शन है। जब से जियान ने चिंग युआन को अपने फॉलोवर के रूप में एक्सेप्ट किया था, तब से गोल्डन ड्रैगन किंग जिल्लोंग एकदम साइलेंट मोड में चले गए थे। जियान को ऐसा लग रहा होता है कि जिल्लोंग के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया हो। जियान कहते हैं, मास्टर आपने चिंग युआन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए क्यों बोला? ये सुन के जिल्लोंग बोलते हैं, तुम इतनी नॉनसेंस क्यों कर रहे हो? जब समय आएगा तुम्हें सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितने ज्यादा लकी हो। भले ही तुम अभी कंप्लेन कर रहे हो, लेकिन समय आने पे तुम मुझे थैंक यू बोल रहे होगे। खैर जब इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही होती है, चिंग ही फिर से इस कमरे में एंटर करते हैं। वो कहते हैं, सर आपकी सारी मेडिसिन पिल्स को ऑक्शन कर दिया गया है और उनका टोटल बनता है 5 मिलियन। अगर उसमें 1.5 मिलियन उन मेडिसिन मटेरियल्स के लिए डिडक्ट कर लिया जाए और 10% हैंडलिंग फीस काट ली जाए, तो बाकी का बचता है 3 मिलियन। ये कहने के बाद चिंग ही एक इंटरमीडिएट लेवल की नेवी रिंग को बाहर निकालते हैं, लेकिन उनके हाथ में एक और चीज थी। ये होता है एक टाइगर पैटर्न का क्रिस्टल कार्ड। वो कहते हैं 3 मिलियन इसके अंदर है। ये कहने के बाद चिंग ही दोनों चीजों को जियान के हाथ में दे देता है। जब वो टी को सर्व करने वाली लड़की इस टाइगर पैटर्न क्रिस्टल कार्ड को देखती है, तो उसकी आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश होता है। वो मन ही मन में कहती है, इस टाइगर पैटर्न क्रिस्टल कार्ड को तो बस दूधी क्लास या फिर उससे ऊपर वाले एक्सपर्ट से यूज कर सकते हैं। क्या ये काले कपड़ों वाला लड़का सच में एक दूधी क्लास का एक्सपर्ट है? और एक वो दूधी है जो कि 9th ग्रेड की पिल्स को रिफाइन कर सकता है। चिंग के हाथ से इन चीजों को लेके जियान कहता है, क्योंकि अब मेरे पास और कुछ करने को नहीं रह गया है, तो मैं मैनेजर चिंग आपसे विदाई लेना चाहूंगा। जियान को जाती हुई
हुए देख चिंग ही बोलता है, मिस्टर, हाल फिलहाल की म्यू फैमिली के मामले की वजह से इस समय सिटी मार्शल लॉ के अंडर आ गई है, आपको बाहर केयरफुल रहना होगा। मैंने सुना है वो किलर एल्केमिस्ट को सबसे पहले टारगेट करता है क्योंकि जियान इतना हाई लेवल का एल्केमिस्ट है। चिंग ही भी जियान के ऊपर जो बायोन ऑक्शन हाउस के अच्छे इंप्रेशन को छोड़ना चाहते थे। जियान हाथ कप करके बोलता है, मैनेजर चिंग ही, ये मुझे बताने के लिए आपका धन्यवाद। जब जियान चला गया था तो चिंग ही के पीछे खड़ा वो बंदा बोलता है, मास्टर, इस इंसान की क्या आइडेंटिटी है? आखिर इसके पास इतनी 9th ग्रेड की गोल्डन पिल्स कहाँ से आई और इसने इतनी सारी हाई लेवल की मेडिसिन पिल्स को क्यों परचेज किया? ये सुन के चिंग ही बोलता है, मुझे इसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट जरूर है। हो सकता है कि इसकी रैंक मुझसे भी हायर हो और ये मैं इसकी सोल फ्लक्चुएशन को सेंस करके बता रहा हूँ। और जहाँ तक बात रही इस यंग मैन को इतनी सारी मेडिसिन हर्ब्स की क्या जरूरत पड़ी, ये बात एकदम साफ है, लेकिन तुम्हें इस लेवल के लोगों के बारे में ज्यादा पूछना नहीं चाहिए, तुम बस अपना काम अच्छे से करो। जुबा युआन से बाहर आने के बाद जियान चिंग युआन को लेके एक जगह पे रुकने के लिए आता है। अब तक जो भी हुआ था उसकी वजह से ऑब्वियसली चिंग युआन को एक गहरा सदमा लगा था। वो कहती है, ब्रदर जियान, आप इतने सारे मेडिसिन हर्ब्स को क्यों बाय कर रहे हो? ये सुन के जियान स्माइल के साथ बोलता है, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए मेडिसिन पिल्स को रिफाइन करने के लिए। ये देख के चिंग युआन कंफ्यूजन से भरी आवाज में कहती, लेकिन मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि दूसरी कॉन्टिनेंट में नॉर्मल जनता के लिए कुछ खास हाई लेवल की मेडिसिन पिल्स सर्कुलेट नहीं होती। वहीं पे जिन 9th ग्रेड की मेडिसिन पिल्स को जियान ने ऑक्शन किया होता है वो काफी ज्यादा हाई लेवल की थी। साफ तौर पे जियान एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट है। जियान उस स्काई ब्लू स्टोरिंग में से 100,000 कॉइन्स को बाहर निकालता है। उन्हें चिंग युआन को देके बोलता है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मुझे फॉलो कर रही हो, तो अब चीजें पहले ऐसे नहीं रहने वाली। ये तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी है, इस मनी से तुम जो चाहो वो खरीद सकती हो। अगर ये खत्म हो जाती है तो तुम मुझसे और ले सकती हो। जियान के एक्शन की वजह से चिंग युआन को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो कहती, नहीं ब्रदर जियान, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो चाहे कितना भी रोक रही हो, लेकिन उसकी आंखों में तब भी आंसू आ जाते हैं। इससे पहले किसी ने भी उसे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया होता। जियान कहता है, बच्चे रो मत। चिंग युआन, याद रखना, तुम्हारा पिछला एक्सपीरियंस तुम्हारे आगे की लाइफ को डिटरमाइन नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात रही तुम्हारे पेरेंट्स के, उन्हें ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। जियान जानता था कि इस समय चिंग युआन एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई है। कुछ और देर तक बात करने के बाद जियान उस बेड को छोड़ के चला जाता है। इस छोटी सी लड़की को आराम की जरूरत थी। आखिरकार वो काफी थक गई है। इस वजह से जैसे जियान यहाँ से चला जाता है, काफी जल्दी हम चिंग युआन को सोते हुए देखते हैं। जियान अपने बेड पे जाके अपनी कल्टीवेशन को स्टेबलाइज करने लगता है। इस तरीके से रात काफी जल्दी बीत जाती है। ये सुबह के समय पे जियान चिंग युआन की कंडीशन को देखने के लिए आता है तो उसे सोती हुई चिंग युआन के चेहरे पे एक स्माइल दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे चिंग युआन को काफी अच्छा सपना आया हो। जियान चुपचाप से इस कमरे से बाहर जाने के बाद जिनलोंग से पूछता है, मास्टर, इस लड़की चिंग युआन का क्या मामला है? जियान के चेहरे के कंफ्यूज एक्सप्रेशन को देख के जिनलोंग अभी पूरी बात को नहीं बताते। वो कहते हैं, जैसा कि मैंने तुमसे पहले बोला, अगर तुम अपने सवालों का जवाब चाहती हो तो तुम्हें गुबन पेयोन बिल को रिफाइन करना होगा। जब तुम उसे चिंग युआन को दोगे तो तुम्हें तुम्हारे सारे आंसर्स मिल जाएंगे। और जैसी मैं सिचुएशन को देख रहा हूँ, हमारे पास बस कुछ महीनों का समय है, तुम्हें जल्दी करनी होगी। जियान कंफ्यूजन से भरी आवाज में बोलता है, मास्टर, आपने मुझसे जिन मेडिसिन मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए बोला था, हम उन्हें जुबा युआन ऑक्शन हाउस से कलेक्ट कर चुके हैं। अब बस रह गया था वो मैजिकल कोर। मास्टर, हम उसके बारे में क्या करें? जियान इस दूधी कॉन्टिनेंट में अभी आया है, उसे यहाँ के मैजिकल वेस्ट के बारे में कुछ खास पता नहीं होता। इस वजह से वो अधूरी जानकारी के साथ शिकार के लिए नहीं जा सकता। जिनलोंग जियान से बोलते हैं, सही बात है, एक एम्पर लेवल के मैजिकल बीस्ट का कोर ढूंढना ये इस जगह पे आसान नहीं है। मैंने जब कल ऑक्शन हाउस को स्कैन करने की कोशिश करी तो मुझे वहाँ पे भी मैजिकल बीस्ट कोर की फ्लक्चुएशन सेंस नहीं हुई। लगता है इसे ढूंढना मुश्किल होगा। तभी ऐसा लगता है जैसे गोल्डन ड्रैगन किंग को कुछ याद आ गया हो। वो कहते हैं, जियान, तुम्हें कल एल्केमिस्ट एसोसिएशन जाना होगा। दूधी कॉन्टिनेंट में एल्केमिस्ट बहुत ही रेयर होते हैं। भले ही तुम बस एक फर्स्ट ग्रेड के एम्पर एल्केमिस्ट हो, तब भी तुम इस चिंगशन सिटी में बहुत ज्यादा रेयर हो गए। ही तुम्हारे ऐसे हाई लेवल के एल्केमिस्ट के लिए एल्केमिस्ट एसोसिएशन से चीजों को एक्वायर करना कोई मुश्किल की बात नहीं होनी चाहिए। ये सुन के जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी होती है। जियान कहता है, एल्केमिस्ट एसोसिएशन, हाँ, लगता है वो अपनी एल्केमिस्ट की आइडेंटिटी को भूल चुका था। दूधी कॉन्टिनेंट में जियान की मेडिसिन रिफाइनिंग स्किल्स सबसे पीक पे पहुंच चुकी थी। अब क्योंकि दूधी कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई असेसमेंट नहीं होता जो कि जियान की एल्केमी स्किल्स को मेजर कर सके, इस वजह से जियान ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे दिन की रोशनी चारों तरफ फैलती है और एक नए दिन की शुरुआत होती है। पिछली रात को चिंग युआन को काफी अच्छी नींद आई थी। इस वजह से उसका मेंटल आउटलुक भी काफी अच्छा हो गया होता है। जब उसके वो झरने जैसे बाल हवा में लहराते हैं, वो चिंग युआन को एक चार्मिंग अपीयरेंस दे रहे थे। चिंग युआन कहती है, ब्रदर जियान, अब आप कहाँ पे जानना चाहोगे? जियान कहता है, चलो सबसे पहले हम एल्केमिस्ट एसोसिएशन चलते हैं। वैसे तो जो पिल तुम्हारे लिए रिफाइन कर रही जानी है उसकी सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी हो चुकी हैं, लेकिन अभी एक इंग्रेडिएंट रह गया है। उम्मीद करता हूँ कि एल्केमिस्ट एसोसिएशन मुझे निराश नहीं करेगी। ये कहने के बाद तो चिंग युआन को लेके एल्केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ निकल गया था। बीच बीच में चिंग युआन के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। वो एक एक करके
उन्हें आंसर करता जाता है। सीन चेंज होता है। सबसे पहले हमें एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई पड़ता है और इसके ऊपर लिखा हुआ था एल्केमिस्ट एसोसिएशन। सरप्राइजिंग बात यह होती है कि इस नॉर्मल से दिखने वाली पत्थर की टुकड़ी की वजह से लोगों की एकदम रूहें कांप रही थी। जिसकी भी इसके ऊपर नजर जाती है वो अक्सर थम जाया करता था। जियान जिसकी सोल डी स्टेट में पहुंच चुकी होती है वो ऑब्वियसली इस इफेक्ट को पहचान पा रहा था। ये चीज एक्चुअली में लोगों को शॉक देने के लिए काफी है। तुरंत ही हम जियान की बॉडी में से एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर आती हुई देखते हैं। ये उसके बगल में परेशानी से चल रही चिंगवान को कवर कर लेती है। जिस समय पे जियान ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को फैलाया था, एल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर एक ओल्ड मैन जो कि बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है, अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो कहता है ओ ये डी स्टेट की सोल है। इससे अपीयर हुए काफी लंबा समय हो चुका है। जैसे उसकी आंखें मूव होती है हम उस बुड्ढे को गायब होते हुए देखते हैं। इस पत्थर का जो सोल शॉक इफेक्ट होता है वो बस एक सर्टेन एरिया के अंदर था। उस एरिया के बाहर ये किसी को इफेक्ट नहीं करता। जब जियान और चिंगवान आगे बढ़ रहे होते हैं तब एक ग्रे बालों वाला ओल्ड मैन जिसके चेहरे पे एक स्माइल होती है वो जियान को इनवाइट करते हुए बोलता है तो यंग मैन तुम एक्चुअली में हमारी एल्केमिस्ट एसोसिएशन के इस सोल शॉक फॉर्मेशन को देख पा रहे हो। हाँ प्लीज अंदर आओ। जियान इस ग्रे हेयर्ड ओल्ड मैन की बॉडी में से एक ऐसी पावर को डिटेक्ट करता है जो कि उसे बिल्कुल कमजोर नहीं होती। अब जियान को इससे कोई डर नहीं होता। वो चिंगवान को लेके आगे बढ़ जाता है। ये बुड्ढा जो कि बाहर आया होता है इसके पीछे एक और ओल्ड मैन अपीयर होता है। वो कहता है प्रेसिडेंट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और आप अचानक से टी को छोड़ के यहाँ पे क्यों आ गए। जियान चिंगवान के हाथ को छोड़ के अपने हाथों कप करके बोलता है प्रेसिडेंट मैं यहाँ पे रजिस्टर और अपने लेवल को एसेस करने के लिए आया हूँ। वो व्हाइट हेड ओल्ड मैन बोलता है कि कुछ समय पहले वो एम्पर रियल्म की सोल पावर तुम्ही से आ रही थी। जियान भी इसका उत्तर देने में हिचकिचाता नहीं है। जियान कहता है वो मैं ही था। जियान को काफी समय तक देखने के बाद भी उस व्हाइट हेड ओल्ड मैन को कुछ खास क्लूज मालूम नहीं पड़ते। वो फाइनली पूछता है तुम यहाँ पे किस लेवल के असेसमेंट को देना चाहते हो। इस सफेद बालों वाले बुड्ढे का नाम होता है बाइसू। ये होता है चिंगचेन सिटी के एल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। साथ ही में फर्स्ट एम्पर रैंक का एल्केमिस्ट भी होता है। बाइसू के बगल में खड़े होते हैं बायरुओ। ये यहाँ की एल्केमिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये सुन के जियान एक शांत सी आवाज में बोलता है फर्स्ट रैंक एम्परर। भले जियान ने इन शब्दों को काफी कम आवाज में बोला हो लेकिन ये शब्द बायरुओ के कानों में एकदम थंडर जैसे थे। और सरप्राइज से वो आवाज में बोलते हैं क्या तुम सच में फर्स्ट एम्परर रैंक के एल्केमिस्ट को टेस्ट देना चाहते हो। बायरुओ को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नौजवान लड़का इतनी कम उम्र में फर्स्ट एम्पर रैंक के एल्केमिस्ट का टेस्ट क्यों देना चाहता है। वहीं पे बगल में खड़े प्रेसिडेंट बाइसू बोलते हैं ओ अगर ऐसी बात है तुम मेरे साथ आओ। बायरुओ तुम जाके तुरंत ही फर्स्ट ग्रेड एम्पर एल्केमिस्ट के टेस्ट का अरेंजमेंट करो। साथ में एसोसिएशन को सील कर दिया जाए। इस असेसमेंट के दौरान एसोसिएशन से सबका आना जाना रोक दिया जाए और सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए एसोसिएशन के मेंबर्स को बुलाओ। बाइसू को ओरिजिनली लगता था कि जियान यहाँ पे 9th ग्रेड के एल्केमिस्ट असेसमेंट के लिए आया होगा। आफ्टर ऑल भले किसी की सोल एम्पर यानी कि डी स्टेट में पहुंच जाए तब भी उसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक फर्स्ट ग्रेड का एम्पर एल्केमिस्ट बन जाएगा। लेकिन लगता है इस बार चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। जियान के चेहरे के काम एक्सप्रेशन को देख के बाइसू अपने दिल में बोलते हैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। बाइसू जियान और चिंगवान को लेके एल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जियान को एक स्पेशल क्रैक दिखाई दिया था। प्रेसिडेंट बाइसू आगे की तरफ पॉइंट करके बोलते हैं ये हमारी एल्केमिस्ट एसोसिएशन का एक आइसोलेटेड ट्रेजर है। इस स्मॉल वर्ल्ड को एक इमोर्टल लेवल के एक्सपर्ट ने क्रिएट किया था। यहाँ पे तुम निश्चिंत होके अपने मेडिसिन के असेसमेंट को दे सकते हो। फर्स्ट ग्रेड एम्पर लेवल के असेसमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें फर्स्ट पार्ट होता है स्पिरिचुअल कल्टिवेशन, वहीं पे दूसरा होता है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट और लास्ट में आती है सोल टेम्परिंग। पहले स्टेप में स्पिरिचुअल कल्टिवेशन से देखा जाता है कि क्या एल्केमिस्ट के पास अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की प्रिसाइज कंट्रोल्स हैं जो अपने द्वारा रिफाइन करी हुई पिल में एक ह्यूमन बीइंग जैसी इंटेलिजेंस को दे सके और उस मेडिसिन पिल की स्पिरिचुअलिटी भी किसी ह्यूमन बीइंग से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं पे इस पूरे असेसमेंट में सोल ट्रेनिंग सबसे डिफिकल्ट होती है। किसी भी एक्सपर्ट के लिए सोल पावर को बढ़ाना सबसे ज्यादा कठिन होता है और अगर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने में कोई गड़बड़ी होती है तो किसी की सोल परमानेंटली डैमेज भी हो सकती है। कुछ इस तरीके से प्रेसिडेंट बाइसू जियान को एल्केमिस्ट एसोसिएशन के कई रूल्स के बारे में बताते हैं। अभी सामने खड़े जियान को देख के प्रेसिडेंट बाइसू के चेहरे पे स्माइल्स थी। आखिरकार इतनी कम उम्र में जियान एक एम्पर लेवल की सोल पे पहुंच चुका है। बाइसू इमेजिन भी नहीं कर पाते कि जियान की फ्यूचर अचीवमेंट्स कैसी होंगी। प्रेसिडेंट बाइसू की एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जियान बोलता है प्रेसिडेंट इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अब हम असेसमेंट को शुरू कर सकते हैं। ये सुन के बगल में खड़े वाइस प्रेसिडेंट बायरुओ भी नोट करते हैं। इस समय एल्केमिस्ट एसोसिएशन के कई मेंबर्स इस असेसमेंट को देखने के लिए आए होते हैं। आखिरकार एक एम्पर लेवल के असेसमेंट टेस्ट को हर रोज नहीं देखा जाता। आज का एक्सपीरियंस इन सभी के लिए काफी ज्यादा काम आएगा। फाइनली प्रेसिडेंट बाइसू बोलते हैं असेसमेंट को शुरू किया जाए। तुरंत ही चारों तरफ एक शांति फैल जाती है क्योंकि चारों तरफ इकट्ठे होने वाले लोग एल्केमिस्ट होते हैं। इन्हें पता होता है कि फर्स्ट ग्रेड के एम्पर एल्केमिस्ट को देखना कितना ज्यादा कठिन होता है। ये सभी कुछ भी मिस नहीं करना चाहते थे। बाइसू स्माइल के साथ जियान से बोलते हैं पहले असेसमेंट के राउंड में तो मैं 2 एम्पर रैंक की मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन दी जाएंगी।
ऑफ कोर्स तुम अपने पिल फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब प्रेसिडेंट बाइसू की बात को बायरूओ सुनते हैं वो एकदम शॉक हो गए थे। वो कहते हैं 2 पिल फॉर्मूले। उन्हें पता होता है कि एम्पर लेवल के प्योरीफायरमेंट फॉर्मूले कितने ज्यादा रेयर होते हैं। इस तरीके से जब प्रेसिडेंट बाइसू ऐसे 2 फॉर्मूलों को बाहर निकालते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट बायरूओ को भी अपने दिल में एक हल्का सा दर्द महसूस होता है। बायरूओ को चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के प्रेसिडेंट बाइसू बोलते हैं तुम्हें इसका मतलब बाद में समझ में आएगा। और उनकी तो बात छोड़ो, इस समय जियान भी स्टंड हो गया था। वो कहता है टिस्क टिस्क, एल्केमिस्ट एसोसिएशन सच में अपने नाम को डिजर्व करता है। वो भी पता लगा पा रहा था कि एम्पर लेवल के पिल फॉर्मूले कितने रेयर हैं। भले वो अपने सामने के इन फॉर्मूलों को बस एक बार पढ़ ही सकता हो, लेकिन तब भी इनकी वैल्यू बहुत हाई है। ऑफ कोर्स हम इनकी जड़ी बूटियों को तो भूल नहीं सकते क्योंकि वो भी एल्केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा प्रोवाइड करी जाएंगी। जब जियान अपने दिल में शॉक फील कर रहा होता है तब वे जिलों की आवाज उसके दिमाग में ट्रांसमिट होती है। वो कहते हैं हे, क्या तुम्हें शॉकिंग लग रहा है? तुम्हें एल्केमिस्ट एसोसिएशन के लोगों को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। अगर तुमने सिर्फ अपनी एम्पर लेवल की सोल को रिवील किया होता तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट तुम्हें इन पिल फॉर्मूलों को एंजॉय करने देते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा कीमती चीज बाहर निकाल ली गई है? नेचुरली एल्केमिस्ट एसोसिएशन तुम्हें अपने साथ बांधना चाहता है। अगर फ्यूचर में एल्केमिस्ट एसोसिएशन को कुछ भी होता है तो तुम बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते। ये लोग काफी चालाक हैं। ऑफ कोर्स जियान को भी पता होता है कि प्रेसिडेंट बाइसू इस समय क्या सोच रहे हैं और ये सोच के वो प्रेसिडेंट बाइसू को देख के स्माइल करता है। वो मनी मन में कहता है चाहे कुछ भी हो लेकिन हमारा इसमें कुछ खास नुकसान नहीं हो रहा। आखिरकार हमें दोनों पिल फॉर्मूले फ्री में मिल गए हैं। अगर भविष्य में कोई परेशानी खड़ी होती है तो तब का तब देखा जाएगा। जियान आगे बढ़ के दोनों पिल फॉर्मूलों को अपने हाथ में ले लेता है। जैसे उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है पिल फॉर्मूलों की इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में जाने लगती है। पहली पिल का नाम होता है हुआक्शू पिल, जो भी फायर एट्रीब्यूट के कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ उनकी पोटेंशियल को स्टिमुलेट ही नहीं कर सकती है बल्कि इससे लंबे समय तक जिया जा सकता है। इसे रिफाइन करने के लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड है आइस नो जिनसेंग, इंपीरियल बैम्बू लीव्स और फायर क्लाउड स्प्रिंग वाटर। दूसरी पिल का नाम होता है शेपिंग पिल। कहा जाता है कि अगर मैजिकल बीस्ट लगातार हेवन और अर्थ की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके कल्टीवेट करते रहते हैं तो एक समय पे आके उनके पास इंसानी शरीर को लेने की पावर आ जाती है। हालांकि 6th ग्रेड की मॉन्स्टर इवॉल्विंग पिल को लेने के बाद भी मैजिकल बीस्ट ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं लेकिन तब उनकी स्ट्रेंथ घट जाएगी। और तो 6th ग्रेड की मॉन्स्टर इवॉल्विंग पिल से फाउंडेशन खराब होने का भी खतरा होता है जिसकी वजह से फ्यूचर में कल्टीवेट करना मुश्किल से भरा हो सकता है। वहीं पे शेपिंग पिल उस परेशानी को हल करती है। इसे कंज्यूम करके सिर्फ मैजिकल बीस्ट ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो सकते बल्कि वो वापस से अपनी मैजिकल बीस्ट फॉर्म में स्विच भी कर सकते हैं और इससे ट्रेनिंग स्पीड भी इफेक्ट नहीं होती। इस वजह से मेडिसिन पिल मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में बहुत फेमस है। इसे रिफाइन करने के लिए लोटस ऑफ अर्थ, ब्लड एम्पर लीफ और आइस एंड स्नो फ्लेम फ्रूट की रिक्वायरमेंट है। जब जियान ने दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से फील कर लिया होता है वाइस प्रेसिडेंट बायरूओ बोलते हैं अगर तुमने डिसाइड कर लिया हो तो असेसमेंट को शुरू कर सकते हो। अभी जियान काफी अनसर्टन फील कर रहा होता है। वो जिनलॉन्ग से पूछता है मास्टर हमें इनमें से कौन सा चूज करना चाहिए? थोड़ा सोचने के बाद गोल्डन रैंकिंग रिप्लाई करते हैं तुम शेपिंग पिल को चुनो, ये पिल हमारी काफी ज्यादा काम आएगी। अब क्योंकि हमारे पास इनफ इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे हो चुके हैं तो चलो हम पहले इस पिल को रिफाइन करते हैं। गुबन पेयुअन पिल के मटेरियल्स को बाद में ढूंढा जाएगा। ये सुन के जियान प्रेसिडेंट बायरूओ से बोलता है मैं शेपिंग पिल को चुनता हूँ। जियान के इन शब्दों ने चारों तरफ कमोशन बना दिया था। एक बुड्ढा बोलता है शेपिंग पिल ये तो 2nd रैंक की एम्पर पिल से कंपेरेबल होती है। इससे कई 1st रैंक एम्पर पिल के पीक एल्केमिस्ट भी रिफाइन नहीं कर सकते। आखिर लड़का इसे क्यों चूज कर रहा है? एल्केमिस्ट एसोसिएशन के सारे मेंबर्स जो कि इस असेसमेंट टेस्ट को देखने के लिए आए होते हैं उनके बीच में प्राइवेट कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। एक बंदा बोलता है क्या लड़का पागल हो गया है? हमारा ध्यान जाता है एक सिल्वरी बालों वाली लड़की के ऊपर। नीचे खड़े जियान को देख के वो अपने दिल में सोचती है इसने एक्चुअली में उस लेवल की मेडिसिन पिल को चूज किया जिसे पीक 1st ग्रेड की एम्पर पिल से कंपेयर किया जा सकता है। अगर ये इंसान सच में इस टेस्ट को पास कर पाता है तो मुझे प्रेसिडेंट को और परेशान करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं पे जियान अपने मनी मन में कहता है हालांकि मास्टर ने मुझे बताया था कि इस दूधी कॉन्टिनेंट में भी हेल्फिम्स काफी ज्यादा रेयर है लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं किया। खैर छोड़ो, हेवलफ्लेम तब भी एक यूनिक फ्लेम है। जियान कहते हैं मेरी हेवलफ्लेम्स के साथ मुझे शेपिंग पिल को रिफाइन करने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक और डिसीजन पे आने के बाद जियान तुरंत ही शाओई को समन करता है। अरे मतलब लिटरली शाओई एक ही बात है। जैसे लिटरली जैसे व्हाइट फ्लेम से सराउंड करके रखा होता है वो जियान के कंधों पे अपीयर हुआ था। हम उसे लगातार बड़बड़ाती हुई देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जियान से गुस्सा हो। आखिरकार जियान ने लिटरली को काफी समय से बाहर आने का मौका नहीं दिया है। लिटरली जियान की सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एकदम पक गया होता है। अभी लिटरली ने गुस्से से भरा चेहरा भी बना लिया था। जब जियान शाओई के चेहरे की डिससैटिस्फाइड एक्सप्रेशन को देखता है उसका भी सर घूमने लगता है। वो उसे कंफर्ट करते हुए बोलता है ठीक है चलो हम पहले इस मेडिसिन पिल को रिफाइन करते हैं फिर तुम चिंग युआन के साथ घूम सकते हो। जियान की इस बात को सुनने के बाद ही लिटरली के चेहरे पे स्माइल आई थी। उसके आसपास की जो सफेद फ्लेम्स होती है अब और भी ज्यादा डेंस हो गई थी। लगता है जियान की बात से वो काफी खुश हो गए। वहीं पे जैसे लिटरली अपीयर हुआ था आसपास इकट्ठे हुए सभी लोग सेंस करते हैं कि अचानक से इस जगह का टेम्परेचर राइज हो गया है। कुछ कमजोर डिसाइपल्स के चेहरों पे तो पसीना
भी आने लगा था। लिटली की बॉडी से बाहर आने वाली टेरिफाइंग फ्लेम्स को सेंस करके वो सिल्वरी बालों वाली लड़की अपने मुंह को ढक लेती है। वो कहती ये अभी उसकी आंखें डिसबिलीफ से भर गई होती हैं। वो कहती है एक्चुअली में फायर स्पिरिट है। वही भी प्रेसिडेंट बाइसू जो कि अभी तक स्माइल कर रहे होते हैं, उनका चेहरा भी सरप्राइज से भर गया होता है। तुरंत उनके दिमाग में ये कैलकुलेशन चलने लगती है। और अगर बात करिए वाइस प्रेसिडेंट बायरू की, जो कि अभी तक पिल फॉर्मूलों की वजह से काफी डिससेटिस्फाइड होते हैं, उनके चेहरे पे भी अनबिलीवेबल एक्सप्रेशन आ चुका होता है। वो कहते हैं समाखना, आखिर इस लड़के के पास फायर स्पिरिट कैसे हो सकती है। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज तो वाइस प्रेसिडेंट बायरू का कंफ्यूजन ही रहेगा, क्योंकि हमारा वीडियो आ गया है अपने एंड पे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में लिटरली अपनी पावर को दिखाने वाला है। अब क्या जेनी सोल शेपिंग पिल को रिफाइन कर पाएगा, चलो हम उसके बारे में जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे जैसे हम वीडियोस को रिलीज करते हैं वो आपके पास तुरंत ही पहुंचे। ऑफ कोर्स आप हमारे चैनल की मेंबरशिप का पार्ट बन के हमें पर्सनली भी सपोर्ट कर सकते हो। काफी जल्दी हमारे अर्ली एक्सेस के वीडियोस भी शुरू होने वाले हैं, जिससे सारे प्रीमियम मेंबर्स रिलीज होने वाले एपिसोड्स को पहले ही देख पाएंगे। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे, एक बार चेकआउट जरूर करना। और क्या अब तक ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है, थोड़ा कमेंट्स में डिटेल में बताओ। हमारे पास इमेजेस का कुछ खास सोल्यूशन नहीं है। और जहाँ तक बात रही एआई की, तो तुम्हारे भाई ने कुछ चीजें ट्राई करी थी, पर उन इमेजेस में वो बात नहीं होती। और दूसरी बात, इसमें टाइम काफी ज्यादा कंज्यूम होता है। अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो, उसे कमेंट्स में जरूर लिखना। मैं इस सीरीज के इंट्रो को बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका इंट्रो फ्यूचर के एपिसोड की शुरुआत में यूज किया जाए, तो उसे आप हमारी ऑफिशियल जीमेल आईडी पे शेयर कर सकते हो। इसी नोट के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश। अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए हो तो फिर लाइक वाले बटन को प्रेस कर दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।